नमस्कार, आप सभी का स्वागत कृषि परिक्रमा में। मैं हूं मुकुल शर्मा। कृषि परिक्रमा में हम कोशिश करते हैं आपको लगातार जानकारी दें क्या कुछ नया हो रहा है हमारे कृषि क्षेत्र में, फिर चाहे बात कृषि साहित्य की जाए या कृषि शिक्षा की हम करें। और आइए अब कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्या कुछ नया हुआ है और किस तरह की कृषि गतिविधियां रही हैं। आइए देखते हैं इसके बारे में एक खास रिपोर्ट। भारत खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने के साथ एक प्रमुख निर्यातक देश है। देश अब पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अग्रसर है। वर्ष 2014 से पहले केवल एक ही जैव संवर्धित किस्म का विकास किया गया था। पिछले 6 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रॉपर न्यूट्रिशन फॉर प्रॉस्पेरस नेशन के विजन पर बल देते हुए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने पोषण सुरक्षा हेतु अधिक उपज देने वाली 54 जैव संवर्धित किस्मों का विकास पारंपरिक प्रजनन विधियों द्वारा किया है। इस वर्ष 8 खाद्य फसलों की 17 नई जैव संवर्धित किस्मों का विकास किया गया है, जिनमें धान्य फसलों में अधिक जिंक वाली धान की 1, अधिक प्रोटीन जिंक व लौह तत्व वाली गेहूं की 5 तथा मक्का की अधिक लाइसीन व ट्रिप्टोफैन वाली 3 किस्में हैं। छोटे अनाजों में उच्च कैल्शियम, लौह तत्व एवं जिंक वाली रागी की 2 तथा कुटकी की 1 किस्म शामिल है। तिलहनी फसलों में सरसों की कम इरूसिक अम्ल वाली 1 तथा मूंगफली की अधिक ओलिक अम्ल वाली 2 किस्में विकसित की गयीं। इनके अलावा कंद फसलों में रतालू की उच्च लौह, जिंक, कैल्शियम, एंथोसाइनिन तथा प्रोटीन की 2 किस्में भी शामिल हैं। कई जैव संवर्धित किस्मों का विकास किसानों द्वारा उगाई जा रही पारंपरिक देशी किस्मों का प्रयोग कर किया गया है। पोषक तत्वों की प्रचुर मात्रा होने के कारण ये किस्में सुपोषण सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी तथा रोजगार के अवसर सृजन करने में वरदान सिद्ध होंगी। जो छोटे किसान होते हैं, जिनके पास कम जमीन होती है, सिंचाई के साधन नहीं होते हैं, बारिश पर निर्भर होते हैं, ऐसे छोटे छोटे किसान, उनको बहुत लाभ होगा। ये छोटे और मंझोले किसान ज्यादातर अपनी जमीन पर मोटे अनाज ही उगाते हैं। जहां पानी की दिक्कत है, जमीन इतनी उपजाऊ नहीं है, वहां भी ये मोटे अनाज की पैदावार किसानों को बहुत मदद करती है। यानी इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स का प्रस्ताव पोषण और छोटे किसानों की आय दोनों से जुड़ा हुआ है। साथियों, भारत में पोषण अभियान को ताकत देने वाला एक और अहम कदम आज उठाया गया है। आज गेहूं और धान सहित अनेक फसलों के 17 नए बीजों की वैरायटी देश के किसानों को उपलब्ध कराई जा रही है। हमारे यहां अक्सर हम देखते हैं कि कुछ फसलों की सामान्य वैरायटी में किसी न किसी पौष्टिक पदार्थ या माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी रहती है। इन फसलों की अच्छी वैरायटी, बायो फोर्टिफाइड वैरायटी, इन कमियों को दूर कर देती है, अनाज की पौष्टिकता बढ़ाती है। बीते वर्षों में देश में ऐसी वैरायटीज, ऐसे बीजों की रिसर्च और डेवलपमेंट में भी बहुत प्रशंसनीय काम हुआ है। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारे कृषि साहित्य खंड की। जी हाँ, इसमें आज हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं कृषि जीवन के बारे में। जो पत्रिका है, इसका संचालन होता है केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी द्वारा। और क्या कुछ खास इस पत्रिका में है, इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि महाविद्यालय के डीन डॉक्टर एस.के. चतुर्वेदी जी। डॉक्टर चतुर्वेदी, सबसे पहले क्योंकि ये जो हमारा ये जो खंड है जिसमें हम बात करते हैं कृषि साहित्य को लेकर, और खासतौर से अगर हम बात करते हैं हमारे केंद्रीय विश्वविद्यालय झांसी की, तो कृषि पत्रिकाएं जो हैं लगातार यहाँ से प्रकाशित होती हैं, जिससे किसानों को जानकारी मिलती है। कौन सी ये पत्रिकाएं हैं और किस तरह की जानकारी का जो हम कह सकते हैं समन्वय है इसमें दिया जाता है, जिससे किसानों को जानकारी मिलती है?
जैसा कि अभी आप बात कर रहे हैं कि जो कृषि प्रसार है, जी कृषि प्रसार में अगर हमें किसानों की आमदनी बढ़ानी है या उनका जो कृषि उत्पाद है उसको बढ़ाना जी है, उसमें वैल्यू एडिशन करना है, तो इसके लिए समय समय पर तमाम जो कृषि प्रसार पत्रिकाएं हैं, वो साहित्य है जो अखबारों में भी आता है, जी वो सब प्रकाशित होता रहता है। जी और इस क्रम में चूंकि ये हमारा विश्वविद्यालय बुंदेलखंड के में विशेष महत्व का विश्वविद्यालय है और केंद्र के होने के नाते, तो इसमें जी विश्वविद्यालय ने विगत वर्षों में अभी एक 2 पत्रिकाओं का प्रकाशन शुरू किया है। जी इसमें पहली जो पत्रिका है वो हमारी कृषि जीवन है। कृषि जीवन है जिसको हमने कृषि से जीवन से जोड़ने का प्रयास किया है जी और इसमें बुंदेलखंड से संबंधित कृषि, बागवानी, वानिकी जैसे जो मामले हैं, इनमें बुंदेलखंड बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है जी बिल्कुल और फसलों की उत्पादकता भी प्रदेश और देश के अन्य भागों की अपेक्षा बुंदेलखंड क्षेत्र की जो उत्पादकता फसलों की हो चाहे हमारे जानवरों की हो, इनकी सभी की जो उत्पादकता बहुत कम है। जी तो बिल्कुल किसान और जो हमारे दूसरे जो स्टेक होल्डर्स हैं, हितधारक हैं, उनकी जानकारी के लिए कि हमें क्या करना चाहिए, कब करना चाहिए, चाहे वो कृषि हो चाहे कृषि से जुड़े अन्य व्यवसाय जी। हों, उनमें क्या हम कर सकते हैं, इसको इसकी जानकारी देने के लिए रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय ने खासतौर से कृषि को बढ़ावा, वो भी हिंदी माध्यम से, तो अपनी राजभाषा उसके माध्यम से देने के लिए कृषि जीवन नाम की एक राजभाषा पत्रिका है हिंदी में, इसका हमने प्रकाशन शुरू किया है और अभी वर्ष में हम इसके 2 अंक प्रकाशित कर रहे हैं हिंदी में। यानी हर 6 महीने में एक अंक जो है वो किसानों के बीच पहुंच जाता है, वो किसानों के बीच हम वितरित करते हैं। और इस पत्रिका में हम लोग एक बहुत शुरू किया है कि जो हमारी प्रमुख फसलें हैं, खासतौर से जो बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए है, वो चाहे हमारी फसलें हैं, चाहे बागवानी है या वानिकी से संबंधित है, इनके जो तकनीकी लेख हैं तो सरल भाषा में किसानों तक पहुंचे, विद्यार्थियों तक पहुंचे जो दूसरे विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे हैं और जो खासतौर से जो कक्षा 10 में है, 11-12 में पढ़ते हैं, उनके लिए है, या जो ग्रामीण अंचल में जो लोग निवास कर रहे हैं, उन सबको जानकारी प्राप्त हो, इसके लिए एक कृषि जीवन पत्रिका हम लोग इसका प्रकाशन शुरू किया है। जी डॉक्टर चतुर्वेदी, अगर संभव हो हम चाहेंगे आप ये जो पत्रिका अगर दिखा सकें, जिससे जो और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं वो भी अब पहचान सकें कि किस तरीके से कोशिशें की जा रही हैं कृषि को जीवन से जोड़ने के लिए। बाकायदा जैसा आपने बताया विश्वविद्यालय द्वारा कृषि पत्रिका जो है वो प्रकाशित की जाती है, वो भी साल में 2 बार। तो जैसे ये अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये कृषि जीवन है जी। ये पत्रिका जो है इसका नाम कृषि जीवन है और इसका जो नवीनतम अंक है ये जून 2020 में ये भी प्रकाशित किया गया है जी। और इसमें बुंदेलखंड के जो हमारे मोटे अनाज हैं जैसे बाजरा है, ज्वार है, रागी है, मड़ुआ, कोदो, रामदाना और इन सब के बारे में इसमें इस अंक में बात की गई है, क्योंकि ये जून में अंक जब ये प्रकाशित हुआ है, आप देख रहे हैं इसमें बनाया हुआ है जी, ये जो जून में अंक प्रकाशित हुआ है जी। इस जून के अंक के प्रकाशन के लिए ये जो मोटे अनाज है ये खरीफ की फसलें हैं बिल्कुल, यानी हम लोगों ने खरीद जी समसामयिक जानकारी इसमें इन फसलों के बारे में हम लोग दिए हैं, जिससे किसानों को 2-3 तरह की चीजें या जो स्टेक होल्डर्स है हमारे उनको पता लगना चाहिए। एक तो पता लगना चाहिए कि कौन सी नवीनतम प्रजातियां आ रही हैं जी, उनके बारे में उनको पता होना चाहिए, बिल्कुल उन प्रजातियों के क्या लक्षण हैं, उनकी हम जो खेती है, जो मोटे अनाज है जो गुणवत्ता युक्त है, पोषण युक्त है, जिसकी बात आजकल देश में की जा रही है जी कि जो हमारा पोषक है, पोषक तत्वों की कमी नहीं होनी चाहिए, अच्छा पोषण मिलना चाहिए। तो इसके बारे में चाहे वो प्रजातियां हो या इनका अधिक से अधिक उत्पादन हमें कैसे लेना है जी, और इनमें हम जो मूल्य संवर्धन कैसे करें। आज जो बुंदेलखंड में सबसे बड़ी बात है वो मूल्य संवर्धन की होनी चाहिए। तो वो सारी जानकारी हम मान सकते हैं डॉक्टर चतुर्वेदी इस पत्रिका में मिल जाती है, मूल्य संवर्धन की जानकारी जी। तो मूल्य संवर्धन की जानकारी भी हम लोग इसमें दे रहे हैं। और दूसरे जो हमारे नवयुवक हैं, जो ग्रामीण अंचल में रह रहे हैं, पढ़े लिखे नवयुवक हैं, वो कैसे स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं इन मोटे अनाजों को, दलहनों को, तिलहनों को लेके वो एक स्टार्टअप शुरू करे, वो अपना रोजगार शुरू करे, जिससे वो रोजगार मांगने की बात नहीं, वो रोजगार देने की स्थिति में कैसे हो, इस सबके बारे में हम लोग ये जानकारी इसमें हम लोग प्रकाशित। जी बिल्कुल डॉक्टर चतुर्वेदी, जो इस पत्रिका में जो हम कह सकते हैं जिन लेखों का चयन किया जाता है वो किस आधार पर है, या जो खासतौर से लेखक हैं वो कृषि विश्वविद्यालय के हैं, हमारे विशेषज्ञ हैं, या देश भर के जो विशेषज्ञ हैं जो अपनी राय रखते हैं कि अगर इस तरह की परिस्थितियां हैं तो क्या सबसे बेहतर कारगर हो सकता है, इस बात को भी ध्यान में रखा जाता है? जी, जैसे अभी हम लोगों ने बहुत एक जो आपने कहा वही प्रयास किया है कि एक तो विश्वविद्यालय का ये जिम्मेवारी है, तो विश्वविद्यालय ने इस पत्रिका का प्रकाशन का जिम्मा लिया है जी, और साथ में हमारे जो जितने भी
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के जो संस्थान है जी, जो शोध संस्थान है, जैसे मैंने कहा मोटे अनाज का शोध संस्थान है वो हमारा हैदराबाद में है। ऐसे ही ICAR का जो बाजरा का है उस पर जो काम होता है वो मंदौर में होता है, राजस्थान में होता है। जी, दलहन के ऊपर जो काम है वो कानपुर में इसका केंद्र है। तो जितने भी हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के जो संस्थान है, जैसे पास में ही झांसी में चारा एवं चारागार अनुसंधान केंद्र है, बागवानी का भी है, तो ये जितने भी एग्रो फॉरेस्ट्री का है, तो जो भी हमारे आसपास के जो विश्वविद्यालय हैं या जो हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थान हैं, उनमें जो अच्छे वैज्ञानिक हैं जो उन पर कार्य कर रहे हैं, तो हम विशेष विषय के लिए उनसे संपर्क स्थापित करते हैं, तो उनसे लेखों का आमंत्रित करते हैं, फिर उन लेखों का क्रमबद्ध संकलन करके विषय वस्तु के हिसाब से हम अंक प्रकाशित करते हैं। जैसे मैंने कहा कि जो ये अंक था जिसको अभी मैंने आपको दिखाया है कि बुंदेलखंड में मोटे अनाजों एवं छद्म अनाजों के उत्पादन और मूल्य संवर्धन के लिए था। इसमें एक हमने एक लाइन दी है, ये अंक इसके लिए हमारा डेडिकेटेड था। ऐसे ही हम हर अंक को बुंदेलखंड के लिए जो हमारी आवश्यकता है, बिल्कुल आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए समसामयिक लेख, जो तकनीकी लेख हैं, तो प्रसार से संबंधित लेख हैं, उनको इसमें शामिल किया जाता है। अंकों का हम प्रकाशन कर रहे हैं। जी, साथ ही डॉक्टर चतुर्वेदी जानना चाहेंगे आपसे कैसे ये किसानों को उपलब्ध हो सकती है और क्या इसका शुल्क रखा गया है? अभी तो इसको हम लोगों ने निःशुल्क रखा था जी, और इसका जो एक जो मुद्रण में जो खर्च आएगा, हम लोगों ने ये सोचा है कि जो मुद्रण में खर्च है उसका मूल्य निकाल के वही हम किसानों को उसका रखेंगे और ये बहुत सस्ती होगी। खासतौर से डॉक्टर चतुर्वेदी देखा जाए, क्योंकि इसकी उपलब्धता की अगर बात की जाए, क्या विश्वविद्यालय प्रांगण में इसको किसान जो हैं वो इसको ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं? और खासतौर से अब कोरोना काल की अगर बात की जाए तो डिजिटलाइजेशन की हमने लगातार बात की, क्या इसका जो डिजिटल अंक है वो भी आने वाले समय में प्रकाशित हुआ है? बिल्कुल, अभी जो जून का अंक है उस पर हमारा जो जून तक नहीं किया था, लेकिन अभी हमने जून का जो अंक है, जो अभी नवीनतम अंक आया है, इसका भी हमने ई प्रकाशन प्रारंभ कर दिया है और उसको विश्वविद्यालय की जो वेबसाइट है उस पर अपलोड कर दिया है, ताकि किसान भाई जब चाहें अपने मन से तब उसको डाउनलोड करके पढ़ लें। ये काफी अच्छा अगर किसानों के नजरिए से देखा जाए तो। जी बिल्कुल। इसके साथ साथ एक दूसरी पत्रिका का भी आपने जिक्र किया, दूसरी भाषा में जो लगातार यहाँ से पत्रिका निकाली जाती है, जिसका फायदा और ज़्यादा किसानों को मिल सके, क्योंकि ना सिर्फ बुंदेलखंड क्षेत्र की हम बात करें बल्कि अलग अलग जो राज्य हैं वहाँ भी अगर किसान चाहें तो उनको जानकारी मिल सकती है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि राजभाषा को पूरे प्रदेश में और देश में जानने वाले सभी लोग हैं जी, और जो ज़्यादातर किसान भाई राजभाषा के बारे में परिचित हैं, लेकिन फिर भी जैसे कि आपने कहा कि देश के तमाम ऐसे भूभाग हैं कि जहां अभी भी राजभाषा में जो किसान भाई है उनको उतनी समझ नहीं है, या जो हमारे कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए प्रसार कार्यकर्ता है उनको भी जानकारी नहीं है। तो इसके लिए हम लोगों ने इसी पत्रिका का कुछ थोड़े से कुछ परिवर्तन करते हुए, और जो एग्री लाइफ है, एग्री लाइफ नाम से एक पत्रिका निकाली है जिसको मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये किसान भाई देख सकते हैं। ये विश्वविद्यालय से एग्री लाइफ के नाम से ये अंग्रेजी में पत्रिका है। इसमें जो लेख हैं ये सारे जो अंग्रेजी भाषा में है, जिसमें हमने चित्र भी दिए हैं जी, और जो भी जानकारी संबंधित जानकारी है इस पत्रिका में। ये काफी महत्वपूर्ण है कि जो इसमें प्रकाशित हो रहा है उसको हम आसानी से पढ़ सकें, समझ सकें। तो क्या आने वाले समय में क्षेत्रीय भाषाएं जो हैं उसमें भी इसको प्रकाशित करने पर किस तरह की योजना अभी तक बनी है? क्योंकि ये विश्वविद्यालय मूलतः उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो इसमें अभी हम लोगों ने अन्य जो भाषाएं हैं उनमें तो हम लोगों को प्रकाशन का योजना नहीं है, लेकिन हम लोगों ने ये कहा है कि जो इसके लेख हैं वो कोई भी जो विश्वविद्यालय है या संस्थान है अगर अपनी भाषा में, जो वहाँ की उस प्रदेश की जो बोलचाल की भाषा है उसमें अगर इसका अनुवाद करके अगर किसानों को वितरित करना चाहता है तो विश्वविद्यालय उसका स्वागत करेगा, और विश्वविद्यालय से जो भी उनको सहयोग चाहिए वो विश्वविद्यालय सहयोग सबके साथ करेगा जी। ये हमारा एक अपना विचार है, और हमारे जो माननीय कुलपति हैं डॉक्टर अरविंद कुमार जी, उनका ये विशेष प्रयास रहा है कि जो भी तकनीकी है उससे संबंधित जानकारी पूरे प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश के कोने कोने में पहुंचे, क्योंकि विश्वविद्यालय में हर प्रदेश के विद्यार्थी पढ़ने आते हैं। जी बिल्कुल, ये काफ़ी महत्वपूर्ण। फिलहाल डॉक्टर चतुर्वेदी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, यहाँ पर इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे साथ साझा की और बताया कि कैसे कृषि जीवन या एग्री लाइफ की भी अगर हम बात करते हैं कितना ये महत्वपूर्ण है और कैसे कोशिश की जा रही है किसानों के बीच तक जानकारी पहुँचाने के लिए। कृषि साहित्य में किस तरीके से अलग अलग अंक जो हैं वो प्रकाशित हो रहे हैं कृषि विश्वविद्यालय में, जिससे किसान जो हैं उनको पत्रिका मिले और वो जानकारी लेकर और ज़्यादा जागरूक हो सकें।
फिलहाल अब कृषि परिक्रमा में यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। जलते सूरज में तपकर पथरीली जमीन पर सींची है इन्होंने कामयाबी। परिश्रम के गवाह हैं ये लहलहाते खेत। हरियाली बयां कर रही है इनके जुनून की कहानी। हम ला रहे हैं कहानियां किसानों के संघर्ष से सफलता तक की। देखिए हौसला, हर सोमवार शाम 4:30 बजे सिर्फ डीडी किसान चैनल पर। आपकी जीवन शैली और जीने के अंदाज को टटोलता कार्यक्रम, जहां हर दर्द के हमदर्द होते हैं हम और पूछते हैं आपसे, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? जीवन को एक नए अंदाज से जोड़ता एक ज्ञानवर्धक कार्यक्रम, कैसे हैं आप? रविवार सुबह 10:05 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत कृषि परिक्रमा में। अब हम पहुंच चुके हैं हमारे सेगमेंट जिसका नाम है कृषि शिक्षा, जिसमें हम आपको जानकारी देते हैं किस तरीके से समय के साथ साथ बदलाव हुआ और जो हमारे कृषि शिक्षा के पाठ्यक्रम है उसमें भी बदलाव आया, और कैसे अब ये जो शिक्षा है हमारे युवाओं को रोजगार प्रदान कर रही है या उनको आत्मनिर्भर बना रही है। कई तरह के पाठ्यक्रम हैं हमारी कृषि शिक्षा में और उसी के प्रसार के लिए अलग अलग माध्यम भी हमारे पास हैं, और जो युवा हैं वो कैसे इससे जुड़ रहे हैं, उनकी जो रुचि है कैसे इन पाठ्यक्रमों में है, आइए देखते हैं। जो ये क्षेत्र है वो किस तरह का रोजगार का जो है अवसर युवाओं को देता है ताकि वो इसे देखते हुए इस कोर्स को अपनाएं। इसलिए सबसे पहले यही जानना चाहूंगी मैं, जो फिशरीज का उद्योग है वो कितना बड़ा है और किस तरह के रोजगार की संभावनाएं इसमें व्यापक तौर पर है? जी बिल्कुल, इस फिशरीज एंड एक्वाकल्चर साइंस को अगर करियर बनाने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि इसमें कितनी करियर की अपॉर्चुनिटीज हैं और आपको ये कोर्स करने के बाद कहाँ कहाँ रोजगार मिल सकता है और हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। जी। अब हम सरकारी आंकड़ों के अनुसार अगर हम फिशरी उद्योग के बारे में चर्चा करें तो हम आज इस फिशरीज एक्वाकल्चर जो बिजनेस है, जो उद्योग है जिसे हम कहते हैं, हम विश्व में तीसरे स्थान पे हैं। जी। हम पूरे विश्व में तीसरे स्थान पे हैं और 75 देशों को हम लोग अपने प्रोडक्ट फिशरीज और एक्वाकल्चर की प्रोडक्ट का हम लोग निर्यात करते हैं, जिससे हम लोगों को 45,000 करोड़ का ऑर्डर मिलता है। तो सोच लीजिए कितना बड़ा विकल्प है करियर के लिए, कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है करियर के लिए, और किस तरह इसको अगर जैसे अब आजकल नई टेक्निक्स में और भी मॉडिफाई की जा रही है, न्यू टेक्निक्स इंट्रोड्यूस की जा रही है, इस उद्योग को और व्यापक रूप से और विस्तार बड़े स्तर पे किया जा रहा है और इसमें और रोजगार की संभावनाओं को तलाशा जा रहा है, करियर के अच्छे अवसर के रूप में इसको देखा जा रहा है। तो मुझे लगता है अभी जैसे कि 1.5 करोड़ लोग इस उद्योग से जुड़े हुए हैं, रोजगार पाते हैं इस उद्योग में, इस करियर में जुड़कर। मुझे लगता है कि इसी तरह मॉडिफिकेशन और इसको और अच्छी अपॉर्चुनिटीज को हम लेते जाएंगे तो इसमें मुझे लगता है करियर के लिए, रोजगार के लिए और बहुत अच्छे अवसर उपलब्ध होने वाले हैं। तो इसलिए इस बैचलर ऑफ फिशरीज एंड एक्वाकल्चर साइंस को हम लोग अगर करियर के रूप में चुनते हैं तो ये बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है। बिल्कुल। जो ये कोर्स है इसके लिए जो आवेदन है, फॉर्म्स, वो कब मिलने लग जाते हैं? और इसके साथ ही जैसे कि आपने बताया कि लिखित परीक्षा भी देनी पड़ती है, तो क्या उसका फॉर्मेट जो है वो किस तरह का होता है? आमतौर पे इसमें फरवरी से मार्च के बीच इसका, जैसा मैंने बताया, NTA.ac.in वेबसाइट पे अपडेट आना शुरू हो जाता है और उसमें आप एप्लीकेशन अपना अप्लाई करना का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। आप उसमें उस पर निगरानी रखिए अपना वेबसाइट पे और उसमें पूरा आपको अपडेट मिलेगा, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम मई जून में आमतौर पे होते हैं और जहां तक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का सवाल है, इसमें जो छात्र बैचलर ऑफ फिशरी साइंस में अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th होना अनिवार्य है और 12th जीव विज्ञान बोध की और इसके साथ
साइंस के साथ होनी चाहिए, ठीक है। इसमें जीव विज्ञान साइंस स्टूडेंट के लिए मस्ट है, क्योंकि इससे आगे जाके जीव विज्ञान का एक अहम रोल होता है फिशरीज साइंस। जी बिल्कुल। अरुणा जी, अब इस कोर्स के बारे में हमें बताइए कि इस कोर्स को करने के लिए कितनी फीस लगती है, ये कोर्स कितने सालों का है और किस तरह की जो जानकारियां हैं उस कोर्स के जरिए मिलती है युवाओं को, छात्रों को? देखिए, ये 4 साल का कोर्स है, ठीक। बैचलर ऑफ फिशरी साइंस 4 साल का कोर्स है। इसमें 6 महीने की आपको इंटर्नशिप दी जाती है, जिसे कहते हैं ट्रेनिंग दी जाती है जी। और इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन जैसे 12th है और साइंस बैकग्राउंड होनी चाहिए। एंटर और इसको 4 साल करने के बाद आप कहीं किसी भी अच्छे संस्थान में, सरकारी नौकरी में, सरकारी ऑर्गेनाइजेशन में और अपना उद्योग भी लगा सकते हैं और इसमें बहुत अच्छी करियर की अपॉर्चुनिटीज के रूप में इसे देखा जा सकता है। आपने हमें बहुत ही अहम, बहुत ही अच्छी जानकारियां दी है अरुणा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। कृषि की उन्नत तरीकों की खोज, लाभकारी कृषि तकनीक से जुड़े शोध, लागत से 2 गुना लाभ पा रहे किसानों की सलाह, युवा किसानों की भागीदारी से बदलते नए भारत की तस्वीर। देखें डीडी किसान पर ग्रामीण शोधशालाएं 21 अगस्त से हर शुक्रवार सुबह 7:30 बजे। तो जानकारी ली आपने, अब आगे बढ़ते हैं और खासतौर से आप सभी जानते हैं जो त्यौहार हैं उनका सीज़न अब शुरू हो चुका है और खासतौर से नवरात्र की अगर बात की जाए, क्योंकि अंतिम नवरात्र की अगर हम बात करते हैं और ना सिर्फ अंतिम बल्कि पहले नवरात्र से ही कई जगह हम देखते हैं बड़ी धूमधाम से जो नवरात्रि हैं इसका आयोजन किया जाता है। तो आज आपको यहाँ पर हम सांस्कृतिक झलक में दिखाने जा रहे हैं गुजरात का गरबा, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध भी है, ना सिर्फ हमारे देश में बल्कि विश्व प्रसिद्ध है। ये कैसे नवरात्रों में इसका आयोजन किया जाता है, आइए देख लेते हैं इसकी एक झलक।
तो झलक देखिए आपने गुजरात की लोक संस्कृति की, और हम सभी जानते हैं कि जो अच्छाई है वो छिपाए नहीं छिप सकती। ऐसे ही अगर हम उम्मीद करें, क्योंकि कोरोना काल के बाद से लेकर अभी तक भी कहीं ना कहीं एक डर सबके जहन में है इस बीमारी को लेकर, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही ये जो बुराई रूपी बीमारी है ये भी खत्म होगी और एक बार फिर से जो अच्छाई है सब जगह हमें नजर आएगी। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाला दशहरे का जो त्यौहार है ये भी आप धूमधाम से मनाएं और उसके साथ साथ और भी जो त्यौहार हैं वो आप खुलकर मना सकें, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप जागरूक रहें और स्वस्थ रहें। तो फिलहाल के लिए कृषि परिक्रमा में बस इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।